what we do over here is, when this is to be applied when a system of equations is given. Okay, to solve the given system of equations plus v1y plus c1z equal to d1 a2x plus b2y plus c2z equal to d2 a3x plus b3y plus c3z equal to d3. ठीक है. So इसमें in each equation the coefficient of the diagonal terms are larger or the coefficient of matrix is diagonally dominant. ये इसमें कंडीशन है. मतलब ये जो है ना डायगोनल एलिमेंट, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगी तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, देयर एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी मोर देन द वैल्यू ऑफ अदर कोफिशिएंट्स. ठीक है. हाँ, यस मैम. The diagonal terms are large or the coefficient matrix is diagonally dominant. अब ये यहाँ पर जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, अगर हम इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखें तो वो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ठीक है, ये है. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है in each equation the coefficients of the diagonal terms are large. तो कोफिशिएंट ऑफ द डायगोनल टर्म्स मतलब ये जो है a1, ये हो गया b2, ये हो गया c3, ये है ना डायगोनल टर्म्स. हाँ, यस मैम. ये जो डायगोनल टर्म्स वाले कोफिशिएंट्स हैं a1 b2 c3, ये लार्जर है देन द अदर एलिमेंट्स. मतलब a1 बड़ा है b1 c1 से, b2 बड़ा है a2 b2 से, और मतलब ये इसके हर बार एब्सोल्यूट. मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये हर बार ऐसे ही रहेगा, ये फॉर्मेट ही इनका ऐसा रहेगा. इसने कंडीशन ले रखी है बुक में. अच्छा. इसको ये इस तरह से लिखते हैं, इसका लैंग्वेज ये यूज करते हैं, और द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज diagonally dominant. ठीक है, ये इसमें कंडीशन ले रखी है. तो क्या है कि जो ये लिखा है उसके हिसाब से ये बनता है कि जो मॉड a1 है, हालांकि एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लिखा इसने, बट कहने का मतलब इसका यही है. तो मॉड a1 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन
मॉड B1 प्लस मॉड C1, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये नहीं लिखा इन ईच इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ द डायगोनल टर्म्स आर लार्ज, किससे, आर लार्ज देन, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखी नहीं बुक में, या तो वो कह रहे हैं लार्ज देन सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली तुम्हारी बुक में देखो यही लिखा हुआ है। एक मिनट, कहाँ गया है? ये रहा। क्या मैम, क्या लिखा था? ये तुम्हारी बुक में ये कंडीशन लिखी है, A1 मॉड A1 ग्रेटर देन मॉड B1 प्लस मॉड C1, ऐसे लिखा है। नहीं मैम, यहाँ पे तो नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है। हाँ, तो लेकिन ये जो लैंग्वेज लिखी है इसमें ये चीज नहीं लिखी, ये लिखा है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ द डायगोनल टर्म्स आर लार्ज, पर आगे ये नहीं लिखा कि आर लार्जर देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ अदर टर्म्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा, और ना ही एब्सोल्यूट लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैथमेटिकली लिखा है वो ये लिखा है, कंडीशन यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये मैथमेटिकली जो लिखा है वो और ये जो थ्योरेटिकली मतलब लाइन लिखी है इसका सेम मतलब नहीं बनता। अच्छा अच्छा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट, इसका मतलब तो ये हो कि मॉड A1 जो है वो मॉड B1 से बड़ा होना चाहिए, मॉड C1 से बड़ा होना चाहिए, बट ये बीच में प्लस वाली जो बात है वो इस लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई, ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है ना। हाँ, तो इन ईच इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डायगोनल टर्म्स आर लार्ज, लार्ज किससे भाई, आर लार्ज देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ अदर टर्म्स, या तो ये लिखे है ना, या हाँ फिर लार्ज मतलब लार्ज का तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, या लार्ज देन द कोएफिशिएंट्स ऑफ अदर टर्म्स ऐसे लिखा हो, तो ये यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीटनेस है इस जगह पे, तो एक बार पूछ लेना, absolute value of the coefficient of diagonal terms are larger than the absolute value of the sums, है ना, हम्म। larger than the sum of the absolute value of other variables। तो ये एक बार ही क्लैरिफाई अपने टीचर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बुक में जो लिखा है मैं वो बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। इसी तरह से ये कि ये कंडीशन होनी चाहिए इसमें, या कुछ और है कंडीशन, ठीक है, ये चीज। अच्छा, फिर अब आगे सॉल्व कैसे करना है, अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है बाय जैकोबी मेथड, उस पे आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशंस हैं इन्हीं से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा x इक्वल टू, मतलब कि ये जो है ना b1y c1z, ये वाली जो टर्म्स हैं इसको राइट साइड ले जाओ, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से। हेलो सिद्धार्थ, हाँ यस मैम। फर्स्ट इक्वेशन से x की क्या वैल्यू आएगी अगर मैं b1y c1z को राइट साइड ले जाऊं तो? फर्स्ट इक्वेशन से सारी ए इक्वेशन कैसी बनानी, मतलब मैं समझा नहीं उसको। बनानी नहीं है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस हाँ z, हाँ चलो इक्वल टू 0। तो हाँ अब हाँ। यहाँ पर मैं कहूँ x निकालो, तो x इक्वल टू 10, तो x अच्छा निकालो तो x क्या आएगा, x इक्वल टू, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, इसको पुट करना पड़ेगा ना, टू 10 - 3y + z = 10 - 3y + z/2। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसमें x निकालो। अच्छा, हाँ, क्या आएगा, वो आएगा, एक्स निकालना ना, a1x b1।
x equals to हम्म, bn minus b b1y plus c1z upon d1। अपॉन ए वन तो प्लस क्यों, दोनों नेगेटिव आएंगी, बी वन वाई भी नेगेटिव आएगी, सी वन जेड भी नेगेटिव आएगी, माइनस बी वन वाई माइनस सी वन जेड बनेगी ना। हाँ हाँ। हम्म, यस। समझ आ गया? हाँ हाँ। यही आ रहा है जो मैंने लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक आ रही है, ये आ रहा है। हाँ, ऐसे ही वाई निकालो सेकेंड इक्वेशन से। फ्रॉम गिवन इक्वेशंस, x इक्वल टू वाई इक्वल टू a2x z d2 minus by2 plus c2z upon a1 a2 डी टू माइनस ए टू, d2 माइनस अच्छा z का निकालना है। वाई निकालना है। सेकेंड वाली का क्या आया? सेकेंड वाले का आया d2 माइनस by वी वाई कैसे आएगा? वाई तो इधर ही रखोगे ना, वाई निकाल रहे हो, वाई तो लेफ्ट साइड में है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। जनरलाइज करने बैठ गए हैं। सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो। ये d2y सेकेंड equals इक्वेशन है, to यहाँ से 2y मिडिल टर्म यही रहेगी, बाकी उधर लेके जाओ। 2x plus b2 c2z divided by a2। अच्छा, नहीं, डिवाइडेड बाय 2y और d2 माइनस a2x प्लस हम्म, c1z अपॉन 2y ई टू जेड, मेरा ध्यान कहाँ पे, c माइनस ई टू जेड अपॉन अपॉन 2y। टू वाई कहाँ से आ गया? ये सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखी है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, हाँ इक्वेशन। हाँ। तो बी टू तो बी के साथ है ना, टू टू वाई थोड़ी है वो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये सफिक्स है ना यहाँ पे। अच्छा, मैं b2 बोलना, बी अपॉन b2 आएगा ना। मैं तुम तो टू वाई उधर लेके जा रहे हो। हाँ, मैं अलग ही लिख। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को उधर ले जाएंगे ना, हाँ हाँ। और बाद में b2 से डिवाइड कर देंगे। हम्म। b2y इक्वल टू d2 माइनस a2x माइनस सी c2z, ये टू आएगा। हाँ, c2z, हाँ यस आप सर। इस b2 को इधर लाओगे, हाँ तो वो हो जाएगा हो जाएगा इधर आके। b2, हाँ डिवाइडिंग b2। अब ऐसे ही थर्ड इक्वेशन जो a3x वाली है उसको सॉल्व करो z के लिए, और मुझे बताओ क्या आएगा। z इक्वल टू, हाँ बताओ। d3 माइनस b3y हाँ, माइनस a3x माइनस a3x अपॉन c3। अपॉन सी, ठीक है। हाँ। ये कंडीशन तो यही होती है सिद्धार्थ, मैंने देख लिया है। हम्म। ये जो मैं कंडीशंस की बात कर रही थी ना, यही कंडीशंस है, मॉड ए वन ग्रेटर देन, नेट पे चेक किया मैंने। तो इसको तुम ऐसे याद रखो, ये लैंग्वेज इनकम्प्लीट है, इसको ऐसे याद रखो। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स should be
जनरली डोमिनेंट। ठीक है, ये लाइन याद रखो, दैट इज मैट्रिक्स। ये कंडीशंस बस। ठीक है, इससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चले। हाँ हाँ, यस मैम। ओके, तो अब ये हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं इस ये जो इक्वेशंस है, ये जो हमने एक्स वाई जेड निकाला, इसको सेट 2 बोल दो, और जो गिवन इक्वेशंस है उसको सेट 1 बोल दो, जो स्टार्टिंग किया था हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेट x naught, y naught, z naught be the solution that x naught, y naught, z naught be initial approximation of x y z रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सेलेक्ट कर लेंगे एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नॉर्मली हम 0 0 0 ले लेते होते हैं इन इक्वेशंस में। अभी एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट लिखे रहने दो। तो ये हमने एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले ली एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इनिशियल इनिशियल का मतलब समझते हैं ना, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। तो ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन ली है, इसको हम सेट 2 में पुट कर देंगे। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्स वाई जेड की जब हम पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, वाई की कुछ आएगी, जेड की कुछ आएगी। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं x1 y1 z1। तो इसको हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये कहलाता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। मतलब हमने अपने मन से x नॉट, y नॉट, z नॉट ले लिया, उसको इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी x1 इक्वल टू। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे पुट करोगे ना, 1/a1 b1 माइनस 1/a1 d1 माइनस b1 y नॉट माइनस c1 z नॉट। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। यस इसी यस तरह यस। से नेक्स्ट निकालो, y y1 y1 क्या आएगा, इसमें x नॉट z नॉट पुट करेंगे, 1/b2 d2 माइनस a2 x नॉट माइनस c2 z नॉट, और z1 आ जाएगा इक्वल टू 1/c3 d3 माइनस b3 y नॉट माइनस a2 x नॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस मैम। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई। इसी तरह से अब हमारी जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, इसकी हेल्प से हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे आती है, जो ये हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 y1 z1 आई है, इसको हम पुट कर देंगे इन द इक्वेशंस यहीं पर ही। तो x1 y1 z1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x2 y2 z2 आ जाएगा। तो अब इसमें x2 जो
ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये जो हमने निकाला यहाँ पर, ये, हम्म तो इसमें हम y की जगह y1 और z की जगह z1 पुट करेंगे, तो इधर जो है x2 आ जाएगा। जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट करेंगे तो सेकंड आ जाएगी। इनिशियल जो हमने गेस किया है वो पुट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ठीक है। अब इसी हाँ इक्वेशन में अब जो हमारे x1 y1 z1, जब हम एक्चुअल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जो x1 y1 z1 आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास x2 y2 z2 आ जाएगा। तो अब इसमें पुट करोगे तो x2 इक्वल टू आ जाएगा इसी तरह से 1/a1 d1 माइनस क्या आएगा बताओ, क्या B1 आएगा? Z2 माइनस X2 b1 y1 माइनस c1 z। B1 Z2। समझ आया नहीं? नहीं आया मेरे को सेकंड वाला। जो फर्स्ट जो इक्वेशंस हमारे पास ये हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने एक्स वाई जेड यहाँ पर निकाला है, ये जो टू नंबर सेट टू इक्वेशंस का है, इसमें जब x1 y1 z1 पुट करोगे इन इक्वेशंस में, तो तुम्हारे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड पे y1 z1 पुट होगा तो हमारे पास x2 आएगा। जब यहाँ पर x1 z1 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आती चली जाएगी। इसी तरह से जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। अब बात समझ आई कि नहीं? ओके। आया और आया। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये हमारे पास जैसे x2 हाँ आया, ऐसी इसी तरह से y2 क्या आएगा, y2 क्या आएगा? Y2 आ जाएगा। एक मिनट। Y2 आ जाएगा। B1 इक्वल्स टू D1 माइनस हम्म, ए y2 इक्वल टू 1/, 1/B1। b1 कहाँ है? तुम B1 जनरलाइज कह रहा करने हूँ। की कोशिश कर रहे अरे हो। सॉरी सॉरी, B1 कह रहा हूँ। B2। हाँ, 1/b2 हाँ। 1/D2 माइनस A2 एक्स x1 और 1 माइनस C2 z1। इसी Z1। तरह से z2 क्या आएगा? एक बार समझ लोगे ना, फिर तो बस वही चीज को रिपीट करना बार बार। z2 क्या आएगा? 1/3 c3। C3 D3 B B3 Y 1 माइनस A माइनस X डॉट a2 x1 A2 X1। है ना? तो हाँ। x1 y1 पुट करके x2 y2 z2 आ गया। इसी तरह से थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। बार बार उसको पुट करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आती जाएगी। ठीक है। हम्म सिमिलरली obtain थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो ये प्रोसेस को हम चलाते जाएंगे। ठीक है। हम्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन अप्रोक्सीमेशंस।
ये कब तक चलाते जाना है? till the two consecutive approximations are till the two consecutive approximations approximations are almost same. ठीक है, समझ आ गया? यस सर। मेथड क्लियर? हाँ हाँ। x plus y minus 2z equal to 17, 3x plus 20y minus z equal to minus 18, 2x minus 3y plus 20z equal to 25. ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है? एक तो ये देखना है कि जो डायगोनल टर्म है ये बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? बाकियों के सम से ऐसे 20 जो है बड़ा है, 1 + 2 3 होता है, इसी तरह से ये 20 बड़ा है, 3 + 1 4 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब ये चेक करने के बाद फिर अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से x निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से y निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन से z निकालेंगे। तो अब x बताओ क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन से? टर्म्स को उधर ले जाओ। हाँ, तो वो आएगा x इक्वल्स टू 17 माइनस y प्लस 2z डिवाइडेड बाय 20। तो 1/20 ऐसे बाहर लिख दो, ठीक है? अब सिमिलरली y निकालो सेकेंड इक्वेशन से, y इक्वल टू y क्या आएगा? y आएगा वो -18 -3x प्लस z डिवाइडेड बाय 20। अब z निकालो, z इक्वल टू z इक्वल्स टू 25 माइनस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 20। +3y, ठीक है? ये आ गया। पहले हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लेट x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0 एंड z0 इक्वल टू 0. Let this be the initial approximation. मेरा बैटरी खत्म हो गया इसका। अरे रख रहने दे, इधर ही रख रहने दे, इधर ही रखी रहने देना। है बोलना, वो मम्मी का फोन है। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओ सॉरी, ओ सॉरी। Let this be the initial approximation. तो अब ये 0 0 0 जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले ली x0 y0 z0 की, उसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है? तो अब जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x1 इक्वल टू, ये देखो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है ना, ये इसमें हमने पुट करना है। ओके। ये गिवन इक्वेशंस थी 1, ठीक है?
अब इसमें हम पुट करेंगे y को 0 और z को 0। जो हमने x नॉट 0 लिया है, हाँ y नॉट 0 लिया है, z नॉट 0 लिया, मतलब कि हम x y z को y और z को 0 ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में x और z को 0 ले रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन में x और y को 0। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन को हम ये सेट 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आएगी? पुट करना पड़ेगा सब पे। ओके हाँ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी x1 इक्वल टू x1 वन इक्वल्स अपॉन 20। क्या आया? 1/20 पुट करो 17 माइनस इंटू 0। 17, आगे तो 0 ही हो गया। हाँ, हाँ वो पुट तो करना है सारे तो पुट करके दिखा दो, ताकि जरूरत तुम्हें ही नहीं याद है। रहे कैसे किया था। हाँ वो भी तो जीरो हो ये आ जाएगा। गया 17/20। हम्म, ठीक है, इसी तरह से जैसे x1 आया, ऐसे ही y1 क्या आ जाएगा, उसमें भी 0 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? फिर वो हो जाएगा -18/20। हाँ, तो इसको डेसिमल में आंसर्स को निकालना है साथ साथ। अच्छा क्या? एक मिनट। और इसी तरह से z1 इक्वल टू, डेसिमल में आंसर निकालो, कैलकुलेटर यूज करो। हाँ, एडजस्टेड हो जाए। 0 किसकी वैल्यू? इसी का ये y1 का 1y1। x1 0.85 आ गया, y1 आ गया -0.9। हाँ -0.9। अच्छा, 1/20 इंटू -18, तो -0.9। 0. हाँ 0.9। और इसी तरह से z1 क्या आएगा? z1 आ जाएगा 25/20। तो 1.25। 1.25। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई। ठीक है, हम्म अब इसी तरह से अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे। फिर अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे? जो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है, इसको यहाँ पर सेट 2 में पुट कर देंगे, हम्म, तो हमारे पास जो नई वैल्यूज आएंगी वो x2 y2 z2 हो जाएंगी। हम्म, ठीक है, वैसे तो अब क्या आएगा? x2 इक्वल टू, x2 करो, क्या हो जाएगा मैम एक बार दोबारा बताना। x2 x1 y1 z1 यहाँ पुट करो ना सेट 2 में। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y1 और z1 पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा 1/20, 17 -y1 प्लस 2z1, ये आ जाएगा। अच्छा ओके। तो दिस इक्वल टू 1/20, 17 माइनस y1 कितना है? 17 माइनस y1 है हमारा। y1 निकाला था ना। y1 हमारा 0.9 -0.9। प्लस 2z1। 2z1 2z1 कितना आएगा? 2 इंटू 1.25, हाँ तो एक मिनट कर लूंगा। तो 2.5 आ गया। अब ये सारा कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालो। 17.9 और ये 2.5 कितना आया? सबका कैलकुलेटर ना x2 y1। हम्म, इसको कैलकुलेट करना x2 120। की वैल्यू कैलकुलेट करो ना। हाँ हाँ एक मिनट।
19.5 आया और ये कितना 0.9। 17 minus 19 plus 2.5 20.4 divided by 20 तो 1 पॉइंट, कैलकुलेटर से कर लो फटाफट। हाँ हाँ हो गया। अच्छा अच्छा इसको भी करना है क्या? दुकान की तरफ डिवाइडेड बाय भाग जाना 20 1.02 ऐसे ही y2 क्या आएगा, पुट करो। y2 किसके इक्वल आएगा यहाँ से बताओ मुझे। y2 आ जाएगा 3 x क्या आया है हमारे पास? x हमारे पास आया है 0.85 ना, और -18 3 0.25 प्लस 12.5 तो सॉल्व करेंगे 18 minus 3 ये 20.55 बन रहा है माइनस का, और प्लस का बन रहा है 1.25। इन दोनों को एडजस्ट करो, डिवाइडेड बाय 20। तो कितना बना ये y2 इक्वल टू ये बन गया -0.9 प्लस 1.25 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 20। ये आ रहा है -0.7025। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे आ रहा है। 2 9 का तो 18 होता है। 19.30 आया तुम्हारा, नहीं आया? नहीं नहीं मेरा तो गलत आ रहा है। क्यों? 18 और ये पहले दोनों नेगेटिव टर्म्स का सम कितना आया? फर्स्ट टू नेगेटिव टर्म्स का सम क्या आ रहा है? फर्स्ट टू नेगेटिव टर्म का सम यूनिट ये रहा है -18 -3 इंटू -0.9 अरे -0.9 नहीं a 0.85 प्लस 1.25 इसको डिवाइडेड बाय 20 तो हाँ मैम सही है 0.965 ठीक है ठीक है, 0.96। हम्म। कैलकुलेटर से करो बेटे, वहां तो कैलकुलेटर यूज करना ही है पेपर में। हाँ। कैलकुलेटर की भी तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। हम्म हाँ, Z2 इक्वल टू क्या आएगा? z2 equals to 1/20। x1 कितना आया था? 0.85 85 और प्लस 3y1 माइनस 0.9। अब कैलकुलेट करो कितना आता था। 20 0.03 1.03 1.03। 03। अच्छा, तो ये नेक्स्ट नेट आंसर आ गया, ठीक है ना? तो ये हमारे पास आया x2 y2 z2। ऐसे ही अब हमें x3 y3 z3 निकालना है। तो x3 इक्वल टू
अब देखो तुम्हें थोड़ा सा बेटा ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन अभी आएगी। फास्ट करने के लिए कैसे करना है, x3 इधर ऊपर स्क्रीन पर देखो। हम्म अब तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया ना। यस सर। तो ये जैसे ये x2 है, x2 दिख रहा है। हाँ अब हाँ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ये x3 बन जाएगा, ठीक है। अब 1/20 17 तो 17 ही रहेगा, माइनस नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 जो है क्या बन जाएगा, y2। y2 और y2 हमारा कितना आया है, y2 हमारे पास आया है -0.965। तो y1 की जगह हम ये जो y2 आया वो यहाँ पुट कर देंगे, तभी फटाफट होगा ना पेपर में, वरना कैसे करोगे। हाँ हाँ प्लस 2z1, z1 की जगह क्या आएगा, z2 आएगा। z2 कितना आया है, 1.03। समझ आ गया कैसे करना पड़ेगा। यस सर समझ और अब ये कैलकुलेटर में से कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। 1/20 11.198। 11.198 क्या, हाँ हाँ डिवाइडेड बाय 20, नहीं नहीं टोटल टोटल। डिवाइड बाय 20 करके हाँ 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 11 पॉइंट हो ही नहीं सकता। 17 और 2 19 तो सारा ही है, 20 के करीब है, डिवाइडेड बाय 20 है, तो 11 कैसे आ सकता है, ध्यान से। अब 1/20 किया, 2 तो नहीं कर दिया, नहीं नहीं 20 करा था। ऊपर क्या 0.2 किया, 17 प्लस 0.965 प्लस 2.06, यही किया है। 2.06 एक मिनट दोबारा करता हूँ। इक्वल्स टू 20। अच्छा अच्छा 20 डिवाइडेड बाय 20। 20 1.0015 125। 1.00, 125। ठीक है। तो x3 आ गया, ऐसे ही y3 निकालना है। तो अब ये ऊपर वाले को देख के इसमें पुट करते जाओगे, y2 को देख के। y3 आया, या 1/20 आएगा, वन -18 आएगा, ठीक है। अब -3 x1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, -3, जो y3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 का आएगा। हाँ x2, x2 हाँ कितना है, 1.02। हाँ, प्लस z2 आएगा, z2 कितना है, 0.03। 1.03, 1.03। ये रखा ना ये। अब ये कैलकुलेट कर लो, -1.012। -1.012, 012। y3 012 आ रहा है। हाँ ये माइनस था, ये प्लस था, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, ऐड तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं सब्ट्रैक्ट ही करा है, दोबारा करता हूँ ना। -21.06 प्लस 1.03 बाय 25। 20, हाँ 1/20 25 -25 क्या लिखूंगा। -2 25 -2 है नहीं नहीं
माइनस 1 पॉइंट, अच्छा हमने नया निकाल लिया ना, नहीं नहीं, 1 पॉइंट 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट, 1.02 हाँ आगे प्लस प्लस 1.3 +3 टाइम्स, +3 टाइम्स +3 टाइम्स y1 हमें आया है -0.965 y2, हाँ y2। -0.965, ठीक है ना। हाँ x1 y1 की जगह x2 y2 आ गया। जब जैसे जैसे अप्रोक्सीमेशन निकालते जाएंगे ऊपर वैल्यू जो है आगे चलती जाएगी, तो ये हम्म, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर आ जाएगा 55 1/20 पहले ही बाहर लिख के ब्रैकेट लगा लिया करो, अच्छा अच्छा, फिर एक ही स्टेप में हो जाएगा तुम्हारा। 1.0032 हाँ 1.00325, 32। ठीक है। हम्म तो अब ये देखो ये वैल्यूज जो हैं कितनी पास पास आ गई है ना। x1 था हमारा 0.85 हम्म और x2 जो आया वो कैलकुलेट होकर के आया 1.02 और हम्म x3 जो है 1.00125, तो x2 और x3 का भी पास आ चुके हैं 1.02 और 1.00125। इसी तरह से Z3 1.00325 आया और ऊपर Z2 आया था 1.03, तो ये काफी पास आते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इसी तरह से फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन तक लगाई हुई है और सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन तक पहुँचते पहुँचते आंसर जो है, बुक में देखो, अपने बुक में देखो, पेज 10.17, पेज 10.17। इसको ऐसे ही कंटिन्यू किया है और सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है x6 इक्वल टू 1 y6 इक्वल टू -0 और z6 इक्वल टू देख रहे हो, आंसर देख रहे हो। तो ये जो हाँ वैल्यूज है ये काफी 1 के पास आ चुकी है। अगर मैं फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन इसका देखूं तो वो आया है इसी तरह से 0.9999 की बार 9 आ रहा है, 1 2 3 4 और 666, और इसी तरह से y5 जो है फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन y का -1.00007 हम्म और z5 जो है वो आया हुआ है 0. ठीक है। तो ये देखो। ऐसे प्रोसेस जो है इस तरह से अगर हम चलाते जाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 के करीब चलती जा रही है। देख रहे हो ना कितना 1 के पास आ गई वैल्यू। हाँ x5 और x6 में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं रहा।
ये देखो ये 4 प्लेसेस तक 999 चल रहा है, ये भी 9999 चल रहा है, 5th प्लेस पे जाके फर्क आया ऊपर से। इसी तरह से ये 1 के अराउंड ही थी, x6 1 ही आ गया। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं, हेंस द सॉल्यूशन इज x equal to 1, y equal to 1 and z equal to 1। ठीक है। यस सर। अब अगर ये 1 1 1 तुम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हो, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, तो पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रही है। 2 + 1 21 - 2, x equal to 1, y equal to -1 है ये, नेगेटिव थी ना वैल्यू, y -1। तो 1 -1 1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 20 -1 -2, तो 20 - 3 17 हो गया ना, और ये राइट साइड में 17 ही दे रखा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? हाँ हाँ। पर कैलकुलेटर की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तभी कर पाओगे। क्योंकि थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, तभी पेपर पूरा होगा। Solve the following by Jacobi method या using Jacobi method। अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x + 4y + 15z equal to 54, x + 12y + 3z equal to 39.66 and 10x + y + 2z equal to 7.7। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन अगर हम एज इट इज देखें, तो ये क्या जेकोबी मेथड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नो मैम, नो। नहीं कर रहा। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर 3 है, अब 3 तो बड़ा नहीं होता 4 + 15 से, है ना? लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 10 है, जो कि 1 और 2 से बड़ा है। 10 इज ग्रेटर देन 2 + 1, है ना? तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम इक्वेशन का ऑर्डर अपने हिसाब से लिखेंगे। तो हम इसको ले लेंगे 10x + y + 2z, ये सबसे पहले ले लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें मिडिल टर्म जो है वो बड़ी चाहिए, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बड़ा चाहिए, ये 12 है। 12 इज ग्रेटर देन 1 + 3, तो सेकेंड इक्वेशन एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर कहीं पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम इसका ऑर्डर अपने हिसाब से लेंगे, और लास्ट में आ जाएगी 3x + 4y + 15z, क्योंकि यहाँ पे तो डायगोनल एलिमेंट जो है z का कोएफिशिएंट बनेगा, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 3x + 4y + 15z equal to 54.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम ही चलेगा। क्या प्रोसीजर था हमारा? प्रोसीजर याद आया? प्रोसीजर याद हो गया? क्या प्रोसीजर है?
x2 x3 वाला। हाँ, क्या करते हैं हम ओके, सबसे उसके लिए पहले? तो अभी तो x1 निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, तो x इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, एक मिनट मैम। x इक्वल्स टू 7.74 माइनस y माइनस 2z डिवाइडेड बाय 10। तो 1/10 बाहर लिख दो, इंटू, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या लिखेंगे? हाँ, क्या मैम? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? x इक्वल टू आगे आगे इक्वल्स टू, अब तो y करेंगे ना। y इक्वल टू y इक्वल्स टू 3939.66 माइनस x माइनस 3z डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 12। अब ऐसे ही z इक्वल टू लिखो। z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन ये क्वेश्चन z इक्वल्स टू 1/15 54/8 54/8 माइनस 3x माइनस 4y। हाँ, 54.8। तो अब इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे? कंडीशन क्या लेते हैं इनिशियल कंडीशन? x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0। 0 z नॉट ठीक इक्वल है। अब z ये नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं, 0। 0 अब इसको कहाँ पुट करेंगे? ये x y z में। हाँ, तो अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। हाँ हाँ। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा? x1 इक्वल्स टू 7.7 y1 इक्वल टू 7.74 डिवाइडेड बाय 10। y इक्वल्स टू y1 इक्वल 2.66 डिवाइडेड बाय 12। टू क्या आया? z इक्वल्स 7.24 डिवाइड बाय 10 है ना। 0.774 9.6 divided by 12 equals to 3.305 y का 303.305 और z1 54.8 divided by 15 again 54.8 divided by 15 equals to 3.653। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा y1 z1 आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब इसको यूज करके सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालो। क्या आएगी? सेकेंड आ जाएगी q equals to 7.74 into y equals to 3.305 minus 2 into
3.653 ना, ओके। by 10 7.74 माइनस y माइनस 7.7 7.74 तो x1 के लिए था ना, ओके राइट, x2 इक्वल टू, ठीक है, 7.74 माइनस y माइनस 2z minus 3.3 माइनस y1 माइनस 2 इंटू 3.65 2 into तो ऐसे ही x2 y2 z2 तीनों निकालो, बताओ मुझे क्या आ रहा है। एक मिनट। फाइव फोर जीरो थ्री माइनस 2. और ये आया 7.8516 जेड का। अच्छा, नहीं नहीं, गलत कर दिया फिर से। 15 से डिवाइड करना था और 5 से कर दिया। अ, हाँ अब सही है। 2.6172। ठीक है, तो अब मतलब ये तुम्हें समझ आ गया ना कैसे चलाना हाँ हाँ है ना। हाँ। तो आप अगर इसको चलाते जाएंगे तो लास्ट में कहीं 7th अप्रोक्सीमेशन पे ये सैचुरेट हो रहा है। हम्म। देखो अपनी बुक में 6th अप्रोक्सीमेशन की रीडिंग और 7th अप्रोक्सीमेशन की रीडिंग एक मिनट। 1.0747 1.074 तक कॉमन है। अच्छा हाँ x6 और x7 देखो, हाँ 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 हाँ। है ना। अगर दोनों को मैं राउंड अप करूं तो 1.0745 बन रहा है। अगर राउंड अप करते हैं हम, इस तरह से चलाते जाएंगे तो x6 जो है इसको अगर हम राउंड अप करते हैं तो 1.0745 बन रहा है ना। और x7 को भी अगर मैं राउंड अप करती हूँ तो 1.0745 बनेगा, यही बनेगा ना। हाँ। तो ऑलमोस्ट सेम रीडिंग आ गई ना, फोर्थ हम्म। डेसिमल पर सेम बन रहा है। हाँ इसी तरह से y6 जो है ये 2.5239 जा रहा है, तो ये 2.5239 को अगर हम राउंड अप करते हैं तो 524 आ रहा है। और x7 भी इसी तरह से राउंड अप करेंगे तो 2.524 ही आएगा y7, हम्म। है ना। तो ये जब इस तरह से बिल्कुल 3-3 4-4 डेसिमल तक रीडिंग सेम चली जाती है तो हम फिर इसको स्टॉप कर देते हैं। हाँ हाँ 2.7665, तो 665 अगर देखा जाए तो ये 66 तक जा रहा है और यहाँ पर है 2.765। तो ये फिर इसने फाइनल आंसर ले लिया, है ना। हाँ यस। नॉर्मली तो पेपर में लिखा होगा कितनी इटरेशंस करो, नहीं लिखा होगा तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहां पर वैल्यू सेम सेम आने लग जाती है, हाँ हाँ जैसे ये आ गई यहाँ पे, तो वो वहां हम उसको स्टॉप कर देंगे। ओके। ठीक है, समझ आ गया ये मेथड। हाँ यस। नेक्स्ट मेथड बताऊं, खास है नहीं,
इसी तरह से चलाना है वो भी, अच्छा कुछ नया नहीं है वो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ये, वो फास्टर है, बस ये फर्क है। अच्छा अच्छा। देख लो, कर पाओगे। हाँ हाँ। गॉस साइडल इटरेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, वैसे ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। तो जैसे पहले हमने एक्स वाई जेड निकाला था, ऐसे यहाँ पे भी एक्स वाई जेड निकाल लेंगे तीनों इक्वेशन से, ठीक है। लिखो फटाफट, एक्स वाई जेड लिखो। हाँ लिखा लिखा। लेट दिस बी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। हाँ हाँ। कुछ खास है नहीं, ऐसी बेकार की चीजें। अच्छा, अब ये यहाँ पे x इक्वल टू निकाल लो, जैसे अभी पहले हमने किया था, 1/a1 बाहर आ जाएगा, और d1 माइनस b1y माइनस c1z, ठीक है। ओके हाँ वो मतलब इसी वो ही तरह निकालना वही है। से हाँ y हाँ। इक्वल टू वगैरह सिमिलर है। y इक्वल टू इसी तरह से 1/b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z, यही आएगा ना। हम्म। हम्म। हाँ हाँ ये सर। z इक्वल टू 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y, ये आ गया। ये सर। तो अब ये यहाँ पे क्या करना है, जैसे वहां कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे लेट x नॉट y नॉट z नॉट बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जैसे वहां 0 0 ले रहे थे ऐसे यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, या क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, मान लो वो कहे 0 1 0, तो 0 1 0 ही लेनी पड़ेगी, जो भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दे रखी है, ठीक है, वरना 0 0 0, ठीक है। लेट दिस बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने ले ली। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, मान लो हमने x नॉट को 0 ले लिया, y नॉट को 0 ले लिया, और z नॉट को भी 0 ले लिया, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x1 y1 z1 आ जाता है। हाँ तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y और z की जगह 0 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू d1 अपॉन a1, ये आ जाएगा। हम्म। यहाँ तक समझ आ गया। अब पहले और अब वाले मेथड में क्या फर्क है, अब जब हम यहाँ पे y1 निकालेंगे, y की जब अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो एक तो यहाँ पे मुझे x पुट करना है और एक z पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 1/b2 d2 माइनस a2, x की जगह जो है हम x नॉट ना पुट करके ये जो हमने ऊपर वैल्यू निकाल ली है उसको यूज करेंगे, और z की जगह जो है, z की जगह तो अभी हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली है, तो z की जगह जो है हम वही z नॉट यूज करेंगे। इसमें मतलब इस मेथड में फर्क क्या है कि जो वैल्यू हमने निकाल ली है वो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो हमारी मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन होती है उसको हम द मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स वाई जेड आर यूज टू ऑब्टेन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें मतलब इस मेथड में हमने क्या करना है, इसको मतलब तुम्हें याद जो रखना है वो ये याद रखना है, द मोस्ट recent approximation of
x, y, z are used to find the new approximation. Used to find the next approximation. समझ आ गई बात? यस सर। जो हम निकाल चुके होते हैं, जैसे पहले उसमें तो हम ये कर रहे थे ना कि हमने एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट ले लिया, वो तीनों में पुट कर दिया। यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो हम निकाल चुके हैं उसको हम साथ के साथ यूज करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा सेम क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएगा। तुम अप्लाई करके देखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है फास्टर हो जाएगा। तो जैसे x1 हमारा यहाँ पर आया d1/a1, वो लिख लेंगे। z0 हमारा 0 है, तो उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ पे z1 निकालेंगे तो z1 क्या है हमारा 1/c1 d3 माइनस क्या है a3x और b3y। अब x का हम x1 निकाल चुके हैं, तो a3 x1 यूज कर लेंगे, और b3 y का हम y1 निकाल चुके हैं, तो y1 यूज कर लेंगे। समझ में आ गया? यस सर। इसी तरह से जब तुम x2 करोगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, एक तरह से जब x2 करोगे तो x2 में हमें क्या चाहिए, y और z पुट करना है। तो 1/a1 d1 माइनस क्या है यहाँ पर b1y। अब y का मैं y1 निकाल चुकी हूँ ऊपर, तो b1 y1 आ जाएगा, माइनस c1z, z का हम z1 निकाल चुके हैं, c1 z। अब इसी तरह से y2 बताओ क्या आएगा। y2 आएगा हाँ 1/b2 क्या क्या 0 कर दो नहीं 1/b2 1/b2 हाँ d2 माइनस 0 a1 a1 माइनस c2 क्या निकाले, y2 निकाले ना, d2 माइनस a2 x की जगह क्या आएगा, x की जगह 0। अरे मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x क्या है, recent approximation लेटेस्ट अप्रोक्सीमेशन। d1 बाय a नहीं नहीं वो तो x का है a का क्या है लेटेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x क्या है, d1 बाय a1 d1/a1 तो पहले, बहुत पहले चली गई, ये तो x1 थी। x1 थोड़ी है, लेटेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x कौन सी है। अच्छा x2 हाँ x2 माइनस आगे क्या है, माइनस आगे है हमारा c c2। c2 हाँ हाँ, और z की z लेटेस्ट अप्रोक्सीमेशन कौन सी निकाली है हमने, वो तो 1 है z1। z1 ठीक है, समझ आ गया। हम्म ऐसे ही z2 क्या आएगा, अब बिल्कुल सही सही बताना। z2 आएगा 1c2 प्लस d3 माइनस a3 x2 हाँ माइनस c2 z1 c2 को नहीं z2 से निकाल रहे हैं हम। c1 z2 मतलब c1 z1 ऊपर देखो ना, z2 निकाल अरे रहे हो अरे ना, हाँ वो तो निकाल रहे हैं सॉरी वो निकाल रहे हैं a3x माइनस b3y है ना। हाँ हाँ निकाल रहे हैं a3x माइनस b3 X, y की लेटेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है, y की लेटेस्ट अप्रोक्सीमेशन y2 तो y2 आएगा ना। हाँ तो ऐसे ही चलता जाएगा, समझ आ गया। हाँ
या नहीं? अभी दोबारा देखना पड़ेगा इसको। यहाँ लिखो नोट, नोट। ये तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस, द रेट रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑफ कन्वर्जन। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये जो हमारा कन्वर्जेंस होती है ना, कि ये देखो ये सेम सेम आ गई वैल्यू, इस चीज की बात कर रहे हैं। उसमें तो 7 इटरेशंस लगी हैं। तो हाँ। कहते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस मेथड, सेम क्वेश्चन को अगर इस मेथड से करोगे तो देखोगे जल्दी हो रहा है। ऑफ दिस मेथड, जब तुम प्रोग्राम रन करोगे इस तरह का कंप्यूटर में तो जल्दी हो जाएगा। हम्म। इज फास्टर देन द गॉस जैकोबी मेथड। गॉस चेकोबी। समझ आ गई? हाँ हाँ। इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो जल्दी आ जाएगा, मतलब कम इटरेशंस में ही हमारा आंसर निकल आएगा। हम्म। ठीक है, हाँ। समझ आ गया? यस यस। जैसे वहाँ 6-7 इटरेशंस लग रही थी, तो यहाँ पर तुम देखोगे 3 इटरेशंस में ही क्वेश्चन हो जाएगा। हम्म। करे क्वेश्चन? क्वेश्चन। देखो ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर कराया था, हाँ। ये जो कराया था ना, ये वाला 17 माइनस 18 25 सेम वाला क्वेश्चन है। तो जब हम इसमें गॉस साइडल मेथड लगाएंगे तो ये जो है सेम क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लगाओ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल कंडीशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर कोई इनिशियल कंडीशन दे रखी है तो लेके चलनी पड़ेगी। ओके। लेट इनिशियल कंडीशन बी नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे वो इक्वेशंस को वैसे ही लिख दो, x इक्वल टू 1/20 17 माइनस y प्लस 2z, y इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z, और z इक्वल टू 1/25 1/20 सॉरी 25 माइनस 2x प्लस 3 कर। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यस सिद्धार्थ? ये क्या? वो गलती से वो हो गया था, माइक ऑफ हो गया था। हाँ यस ठीक है ठीक है। ये एक्स वाई जेड लिख लिया मैंने। हाँ। अब 2। इसमें पहले x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। हम्म। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। 17 x1 बाई 20। हाँ x1 इक्वल टू 17/20। हाँ। तो ये डेसिमल में कितना आ जाएगा? पॉइंट 0.85। ठीक हाँ। है, हाँ। अब y1 जब हम निकालेंगे 1/20, क्या पुट करेंगे? -18 हाँ। -18 माइनस 3x की जगह क्या आएगा? x की रिसेंट अप्रोक्सीमेशन कौन सी है? एक्स मतलब 0.85। 0.8। समझ आ गया ना? बस यही हाँ। समझ रहे। प्लस z की कौन सी है? जेड की तो पुरानी वाली है। 0, z 0। नॉट, हाँ। है ना?
तो ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके आ रहा है कितना आ रहा है, एक मिनट। भाई तो डिवाइड बाय -1.0275। ठीक है। अब Z1 देखो 1/20, 25 माइनस 2x+3y था, तो 25 माइनस 2x की रिसेंट अप्रोक्सीमेशन कौन सी है, 0.85। 0.85, ठीक है, और प्लस 3 और y की, 0, नहीं नहीं, y वाई की -1.0275। ठीक है, मेथड क्लियर। हाँ हाँ। तो अब ये कैलकुलेट कर लो, कह रहा है 1.0108। 0108, हाँ 08 के आगे भी कुछ है, हाँ, उसके भी आगे थोड़ा सा है 75। तो मतलब 87 है ना, हाँ एट हाँ सेवन है ना, तो हाँ। इसको 1.09 कर सकते हैं ना राउंड अप करके। अच्छा अच्छा। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में x2 निकालेंगे, हम्म। x2 बताओ क्या होगा, तुम बताओ। तो x वाला एक्सप्रेशन देखो, बाय 2017 माइनस हाँ क्या आएगा, y की रिसेंट अप्रोक्सीमेशन क्या है, -1.0275 प्लस z का है +2, +2 इंटू z का 10109। अब ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ तो x2 आ जाएगा, कितना आया, एक मिनट। तुमने देखा वहां पे हमारा आंसर 1 - 1 1 था, हम कितनी जल्दी 1 - 1 1 के पास पहुंचते जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना, यही फर्क है, तो इस मेथड में हम बहुत जल्दी फास्ट पहुंचते हैं। मिनट, तो ये ना, हाँ। ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे 17 प्लस है ये, हाँ हाँ। 1.0024 y2 का। उसके बाद 1.0024, तो राउंड अप करके 25 बन रहा है, हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही y2 आ जाएगा, हम्म। y2 क्या बनेगा, y2, ऊपर देखो एक्सप्रेशन, 18 माइनस -18 है, हाँ -18 0.85 हाँ, -18 -3x1 0.85 प्लस और प्लस z z की जगह कौन सा आएगा, 1.0108। 1.0109, राउंड अप कर दिया मैंने, 99।
अच्छा यार है -0.9769। 999 आ रहा है बेटा। 999 -18 -3 into 0.85 plus 1.0109 ये आ गया आ गया। -19.5391 डिवाइडेड बाय 20 ये बना। हाँ हाँ -19.5391 डिवाइडेड बाय 20 ये बन रहा है। अलग अलग किया है या 20 साथ लेके चल रहे हो? 7 7। तो ब्रैकेट डाला था। हाँ हाँ हाँ, ब्रैकेट डालने अगर 1/20 लेके चल रहे हो तो 97 तो नहीं आ रहा। किसका ये Y2 का? हाँ, ये तो नहीं आ रहा। अ, पता नहीं। 0.9769 तो नहीं आ रहा। एक मिनट देखता हूँ। राउंड अप करेंगे तो 9770 बन गया। ये यहाँ पे ये 0.85 गलत लिया मुझे लगता है। -3x था ना, हम्म -3x ये गलत लिया है। ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी ना x2 वाली यहाँ पे। हम्म ये जो वैल्यू है ये 0.85 थोड़ी आएगी। अब तो x2 कैलकुलेट कर चुके हम। हाँ यहाँ पर 1.0025 ये लेनी थी। समझ में आ गई कहाँ गलती हो रही है? कहाँ पे कहाँ पे? ये जब y2 निकाल रहे हैं हाँ तो 3 इंटू 1.0025 ये लेनी है। x2 आ चुका है ना। हाँ 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 x की मोस्ट रिसेंट अप्रोक्सीमेशन तो x2 है ना। हम्म तो x2 आ चुका था, तो ये पुरानी वैल्यू थी 0.85। ये ध्यान से पुट करना है। तो अब ये आ जाएगा -0.9998। क्लियर हो गया? हाँ ये सब तो ऐसे ही Z2 में क्या आएगा? 1/20 25 माइनस 25 -2 × 0.83। ना ना ना, फिर गलती कर रहे हो। 2 इंटू x2 मोस्ट रिसेंट, वो तो पुराने वाले मेथड में था। इस वाले मेथड में रिसेंट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x तो ये है ना अच्छा 1.0024। 1.0025 है ना। हाँ और +3 y की रिसेंट अप्रोक्सीमेशन क्या है? -0.9769। -0.99998 ये हाँ ना। 999 तो ये भी कैलकुलेट करके 0.99998 ही बन गया। ऐसा करो अभी तुम सो जाओ, मैंने मेथड तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ ठीक है, तो तुम इसके कल क्वेश्चंस कर लेना। सॉल्व एग्जांपल मेथड समझ में आ गए ना दोनों तुम्हें? हाँ वही है कि पुराने वाला जो लेटेस्ट वाला है वो लेना है बस, और इसमें उसी को पुट लेटेस्ट करना वाला लेना है और उसमें सारे जो है ऊपर वाले लेने हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लेने हैं, फिर सेकंड के लेने हैं, है ना। है। हाँ तो ये दो मेथड है, तो तुम इसके ऊपर सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना। कुछ मतलब कंफ्यूजन होगा तो मैं डिस्कस करूंगी। ओके ओके। ठीक है, मेथड अब आई होप क्लियर हो गया तुम्हें। हाँ वो तो